नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या आपको मालूम है कि आप अपने लिए कुछ इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा होगा कैसे, तो आज हम आपको बताएंगे रिटायरमेंट की 3 बकेट स्ट्रैटेजी। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 बकेट स्ट्रैटेजी है क्या और इससे कैसे आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को अंजाम दे सकते हैं। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी हमारे साथ है और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा से रहेगी हमारी आज खास चर्चा। हेमंत जी और पूनम, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। कौन नहीं चाहता है कि आप एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग करें, रिटायरमेंट के पहले जो आप अब जिंदगी जीते हैं उससे भी खूबसूरत जिंदगी आप रिटायरमेंट के बाद जिए। इसलिए एक 3 बकेट स्ट्रैटेजी जो कि काफी ज्यादा एक पॉपुलर भी है, उसको समझना जरूरी है। हेमंत जी, 3 बकेट स्ट्रैटेजी को समझे कैसे और रिटायरमेंट प्लानिंग में कैसे काम आती है? जी स्वाति, सबसे पहले तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी चाहते हैं, आई एम श्योर जो ऑलरेडी रिटायर हैं, जो आगे आके रिटायर होने वाले हैं, जो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, सबकी इच्छा यही रहती है कि हमारी जो रिटायरमेंट है वो ड्रीम रिटायरमेंट है। जाहिर सी बात है, वो ड्रीम रिटायरमेंट पाने के लिए हम काफी मेहनत करते हैं, स्पेशली जिसको हम कहते हैं ना अक्यूमुलेशन स्टेज। जब आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करते हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उसकी शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप अच्छी एसेट एलोकेशन बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें और एक अच्छा खासा कॉर्पस एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करके आप बनाते हैं। जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हैं रिटायरमेंट पे, तो जैसा हमने कहा कि एक फेज तो आपने पूरा कर लिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है, यानी जो रिटायरमेंट का जो समय है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्योंकि वहां पे अमूमन क्या देखते हैं, हमारी इनकम बंद हो जाती है, हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, हमारे जो ड्रीम एस्पिरेशन जो है, काफी सारी चीजें जो हम अपनी वर्किंग लाइफ में नहीं कर सकते वो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रिटायरमेंट कॉर्पस जो आपने बनाया है उसको इस तरीके से निवेश करें कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है। आपके लिए कोई इमरजेंसी हो सकती है, आपके लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, या आप अपनी हॉबीज के लिए पैसा बनाना चाहते हो, या आपकी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो सकती है। उसके साथ साथ आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हो, आप ये भी चाहते हो कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अलग अलग है, और यहीं पे जो 3 बकेट स्ट्रैटेजी वो काम आती है। यानी एक बकेट जो आपकी बिल्कुल शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करती है, उसकी इन्वेस्टमेंट, एक जो मीडियम टर्म जो हमने बाकी बात की, हमारे चाहे वो ट्रैवलिंग हो या दूसरे शौक हो या फिर हमारी कमिटमेंट हो, और तीसरी बकेट वो है जहां पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए या फिर इनकम जनरेट करने के लिए। इसके मुकाबले में अगर आप एक पूल बनाए तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पैसा आपने इनकम के लिए रखा, कितना पैसा ग्रोथ के लिए रखा, कितना पैसा आपने किसी और गोल के लिए रखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 3 बकेट स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, कि 3 अलग अलग बकेट बनाए एग्जैक्टली जो आप एक्यूमुलेशन फेज में करते हैं, कि आप अपने गोल के हिसाब से गोल बेस्ड अप्रोच बनाए। वही एक 3 बकेट स्ट्रेटेजी है कि अपनी रिक्वायरमेंट अलग अलग समय के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो बनाए, ताकि एक तो ओवरलैप ना हो और आप कंट्रोल कर सके कि आपके लिए किस गोल के लिए आपने कितना पैसा रखा और किस तरह की आपकी एसेट एलोकेशन हो। तो रिटायरमेंट के बाद ये 3 बकेट स्ट्रेटेजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए जो चाहते हैं कि इनकी रिटायरमेंट जो है वो ड्रीम रिटायरमेंट। बिल्कुल, तो अक्यूमुलेशन फेज होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। जैसा नाम ही कह रहा है कि आप पहले अक्यूमुलेट करते हैं, पहले आप इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, और उसके बाद उसको फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। मतलब फिर आपको उसी जो बनाए हुए पैसे होते हैं, इकट्ठा किए गए पैसे होते हैं, फिर आपको रिटायरमेंट के बाद कैसे मिले वैसे आपको स्ट्रैटेजी करनी है। जो ये अक्यूमुलेशन फेज है पूनम, ये भी इनफैक्ट हम कह सकते हैं कुछ हिस्सों में बटा होता है। आपकी जो पूरी वर्किंग लाइफ है, अगर हम माने हम 30 साल से ही माने या 25 साल से माने 60 साल तक, ये आपका बहुत ही एक्टिव फेज होता है। और सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग ही नहीं, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे गोल्स की प्लानिंग इसमें जुड़ी हुई होती है। स्पेशली जो एक छोटी अवधि का प्लान है, जैसा हेमंत जी ने बताया कि आपकी छोटी अवधि के जरूरतें, फिर आपकी मीडियम टर्म की जरूरतें, और फिर लॉन्गर टर्म में आपको कहां पर निवेश करना है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो एक छोटी अवधि का जो निवेश है विद इन एक्यूमुलेशन फेज फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, उसमें क्या क्या शामिल हो, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है ऐसे फेज के?
स्वाति, जैसे ये मैंने बहुत विस्तार में अच्छे से समझाया रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन फेज है उसमें रिटायरमेंट को लेके कोई डिफरेंट फेजेस नहीं होंगे, वो एक ही पोर्टफोलियो होगा स्पेशली मेड फॉर रिटायरमेंट। जैसे आपने अभी बताया कि हम 25 साल से अगर शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट एज 60 तक हमारे पास 35 लॉन्ग इयर्स होते हैं एक्यूमुलेशन के लिए। वही साथ में ये समझे कि आजकल रिटायरमेंट फेज भी लंबा हो गया। आप 60 में रिटायर तो होते हैं, बट जो इतनी परफेक्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं अपने हेल्थ के चलते, तो एटलीस्ट 85, 90 तक वो आराम से रिटायरमेंट का जो दौर होता है उसको वो उसी इनकम से चलाते हैं। तो एक्यूमुलेशन फेज भी 30 इयर्स का है और रिटायरमेंट फेज भी 30 इयर्स का है। सो व्हेन वी स्टार्ट 30 साल में जब हम शुरू करते हैं तो हम अगले 60 साल की प्लानिंग शुरू करते हैं। तो वो फेज हमें बहुत सोच समझ के, उसमें हमें एक ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ये जो 3 बकेट लिस्ट, 3 बकेट जो शुरू होती है, ये आपके रिटायरमेंट फेज से शुरू होती है कि जब आपका रिटायरमेंट आ जाता है। यानी कि अगर आज मैं 60 साल की हो गई और आज मैं रिटायर हो रही हूँ, तो अब से मेरे जो गोल्स है वो 3 तरीके के होंगे। जो नीड्स है मेरी फाइनेंशियल की फॉर माय रिटायरमेंट पीरियड, 1 शॉर्ट टर्म, 1 मीडियम एंड 1 लॉन्ग टर्म होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ड्यूरिंग अर्निंग फेज हमारे डिफरेंट गोल्स होते हैं, जो भी हमारे बच्चों की पढ़ाई, शादी, फिर आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, उसी तरह रिटायरमेंट में भी हमारे गोल्स, क्योंकि 30 इयर्स है, लंबा समय है, तो हमें इन्फ्लेशन को ध्यान रखते हुए ये गोल्स करने हैं। तो जो सबसे शॉर्ट टर्म गोल है उसमें जैसे हम इमरजेंसी फंड के बारे में बात करते हैं ड्यूरिंग अवर एक्यूमुलेशन फेज, वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम हमें कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। हालांकि इमरजेंसी का जो नजरिया है वो बदल सकता है ड्यूरिंग रिटायरमेंट। आपके जो बाकी गोल्स हैं वो पहले पूरे हो चुके हैं। रिटायरमेंट में खाली आपको हेल्थ से लेते हुए, या आपको कोई फैमिली इमरजेंसी की है, या कोई और इस तरीके की नीड आ गई, तो वो इमरजेंसी के लिए जैसे हम तब लिक्विड फंड में और बैंक एफडी में या बैंक सेविंग में पैसे रखते हैं, या मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है वो है क्रेडिट कार्ड को इमीडिएट यूज करना। तो इस तरीके के आप शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके हैं, जो इमरजेंसी फंड्स के चलते हम रखते हैं, उससे आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि आपके पास, आप अपने काम से तो रिटायर होते हैं, 60 इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों से, आप अपने शौक से, अपने पैशन से कभी रिटायर नहीं होते हैं। तो ये तो हमने एक 60 ऑफिशियल नंबर की बात की है, लेकिन उसके बाद के जो 20-25 साल है, 30 साल है, और मे बी इवन अप टू 40, तो आप उसको आप कैसे अच्छे से बिताएं, उसमें ये 3 बकेट स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा काम आ सकती है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग की हेमंत जी जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या शामिल रहे ऐसे स्टेज में, और कैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसा पूनम ने बताया कि हम बात कर रहे हैं एक तरीके से इमरजेंसी फंड बनाने की, और वो इमरजेंसी जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसके लिए पोर्टफोलियो बनाएं, एक तो वो जो ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जहां पे जो पैसा जो है लिक्विड हो, यानी जब भी आपको जरूरत हो वो पैसा आपको मिले। दूसरा, रिलेटिवली अगर हम बात करें तो वो पैसा सेफ हो, उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब यही है कि कभी भी कोई फाइनेंशियल एक्सीडेंसी आए तो आपको पैसे की जरूरत पड़े, और उस समय पे आप नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो। तो ये हर निवेशक को ये चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप ये कोशिश मत कीजिए कि हम ज्यादा रिटर्न कैसे कमाएं, क्योंकि ये वो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। ये हिस्सा वो है जो आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। तो किस तरह की ऑप्शन होनी चाहिए यहाँ पे देखिए, या तो बैंक डिपॉजिट हो सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट, वो देख सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो लिक्विड फंड काफी अप्रोप्रिएट होंगे उसके लिए। दोनों में टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रिटर्न के मामले में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी कि लिक्विड फंड आपको बेटर रिटर्न देंगे। एक और ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप उस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं जो हायर टैक्स ब्रैकेट बोलते हैं, तो आर्बिट्राज फंड्स, आपके लिक्विड जो पोर्टफोलियो है, जो इमरजेंसी का जो है उसका कुछ एक सिग्निफिकेंट हिस्सा आप आर्बिट्राज फंड में रखें। उसमें क्या होगा कि अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि वो काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन साथ में उसमें जो टैक्सेशन है वो इक्विटी का है, यानी 1 साल के बाद जब पैसा निकालें तो वो आपको 10% टैक्स देना है, अगर 1 साल से पहले निकालें तो भी आपको 15% देना है, जो कहीं ज्यादा कम है
कंपेयर टू अगर आप किसी हायर टैक्स ब्रैकेट में अगर आप आते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास जिनको आपको देख सकता है। और कुछ फंड्स जैसे हैं ABSL लिक्विड फंड हो गया, या फिर ICICI लिक्विड फंड, या फिर कोटक इक्विटी आर्बिट्राज, ये इस तरह के फंड्स हैं। जैसा मैंने कहा, डिपेंडिंग ऑन किस टैक्स ब्रैकेट में है, कितनी ज्यादा लिक्विडिटी आपको चाहिए, तो अपने इस पोर्टफोलियो को आप बनाएं। ओके, तो ये कुछ फंड्स हेमंत रुस्तगी ने बताए हैं जिसको आप अपने जो एक छोटे टर्म की जरूरतें की जो जरूरतें हैं उसमें आप ऐसा कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। पूनम, कई बार क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अपने कामकाजी दिनों में नहीं कर पाते हैं, जैसे कि वेकेशन, हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं जो कहते हैं कि हमें रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर करना है, घूमने का प्लान है, या बहुत अपने पैशंस पूरे करने हैं। तो ये जो कुछ गोल्स हैं, इसके लिए किस तरीके की प्लानिंग करने की जरूरत है? अगर हम बात करें एक मीडियम टर्म के गोल्स की आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? स्वाति, एक कहावत है कि हाउ यू आर बॉर्न वो आपके हाथ में नहीं है, कि आप किस हालात में आपका जन्म हुआ वो आपके हाथ में नहीं है, मगर आप किस तरह रिटायर होते हैं, कितने रिच होकर रिटायर होते हैं, वो जरूर आपके हाथ में, और वो एक प्लानिंग के जरिए ही हो सकता है। तो हर एक को अपने रिटायरमेंट में अपने पैशन और अपने जितने भी शौक है वो पूरा करें, और जो भी आपकी ट्रैवलिंग नीड्स है उसे भी इसमें शामिल करें अपने प्लानिंग में, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है जब आपके पास बहुत समय होता है कि आप उसमें आप मनचाही जगह जा सकते हैं, मगर उसके लिए जो रकम चाहिए वो जरूरी, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, और आप रिटायरमेंट में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी के लिए, कंफर्ट के लिए, और आप अच्छे से अच्छा हॉलीडे चाहेंगे। तो जो मीडियम टर्म की प्लानिंग, यानी अगर आप सोचते हैं कि मैं हर 3 साल में एक बड़ा ट्रिप लूं और हर साल छोटा ट्रिप लूं, उसकी भी प्लानिंग करें। तो जो सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है इसमें है वो है म्यूचुअल फंड के बैलेंस एडवांटेज फंड, यानी आपके पास सेफ्टी भी है डेट की, और जो जोखिम है जिसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न पा सकते हैं। तो काफी एक सेफ और कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड में रखें, और अगर आप और ज्यादा कंजर्वेटिव, आप इक्विटी का ज्यादा रुख नहीं चाहते हैं, बिकॉज रिटायरमेंट फेज एक ऐसा फेज होता है जहां एक एग्रेसिव इन्वेस्टर भी कंजर्वेटिव हो जाता है, बिकॉज इनफ्लो कम हो जाता है, और जो आगे के खर्च चलाने हैं वो उसी कॉर्पस से चलाने हैं। तो आपको कैपिटल सेफ रखने की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए। तो आप अगर कंजर्वेटिव तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के जो डेट फंड है उसमें आप निवेश करें, और जैसे भी हेमंत जी ने टैक्सेबिलिटी समझाई, तो आपके लिए ये टैक्स एफिशिएंट भी होंगे, तो आप इनमें निवेश करें, और उतने समय के लिए उन्हें पास करें। मतलब एक स्पेसिफिक गोल बनाए कि ये मैंने हॉलीडे के लिए ये फंड रखा है, तो उसमें आप निवेश करते हुए जैसे जैसे आपका फंड का समय, गोल का समय आएगा, तब आप उस पैसे को यूज करें। तो मुझे लगता है कि हाइब्रिड फंड इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस कैटेगरी। ओके, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी इतनी बड़ी कैटेगरी है हेमंत जी, जैसा पूनम ने बताया कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि एक बहुत ही अच्छा बैलेंस देता है बिटवीन इक्विटी एंड डेट, क्योंकि हाइब्रिड में बहुत सारे निवेशकों के लिए, अलग अलग रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए हर ऑप्शन उपलब्ध है। तो फॉर अ सीनियर सिटीजन एक कौन सा हाइब्रिड फंड आप ऐसे किसी गोल के लिए या ऐसे किसी होराइजन के लिए सजेस्ट करेंगे, अपने फंड्स के साथ बताइएगा। जिस बात आई थिंक जो मीडियम टर्म की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिटायरमेंट के बाद हम किस तरह का पोर्टफोलियो, किस तरह के इन्वेस्टमेंट करें वहां पे। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा फंड से पहले कि जो भी आपके गोल्स हों, जैसे चाहे वो वेकेशन हो या आपकी किसी हॉबीज से रिलेटेड हो, या हो सकता है आपकी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी जो हम कहते हैं ना गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच थोड़ी अपनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें भी आपका जो टाइम होराइजन है वो अलग अलग हो सकता है। कहीं पे 2 साल, कहीं पे 3 साल, कहीं पे 4 साल। तो उसमें क्या होगा कि आप अलग अलग जब एक गोल बना के अपना एक टारगेट रखेंगे कि कितना पैसा मुझे वहां पे जरूरत है, तो आप हाइब्रिड के अंदर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि काफी सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर भी। उसमें इक्विटी एक्सपोजर अलग है, उसमें आर्बिट्राज का एक्सपोजर अलग है, उसमें डेट का एक्सपोजर अलग है। तो आपका जो एग्जैक्ट टाइम होराइजन है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो जैसे एक इक्विटी सेविंग्स, ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली आपके पास जब बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हो। मान लीजिए आप 2-2.5 साल की
बात कर रहे हैं और आप चाहते हो कि रिटर्न थोड़ा सा बेहतर मिले, लेकिन आप कंफर्टेबल है थोड़ी वॉलेटिलिटी से, तो वो बहुत अच्छा है। उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि काफी सारे ऐसे फंड हैं जहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर 20 से 25% होगा, कहीं पे थोड़ा ज्यादा भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप उसी फंड में जाएं जहाँ पे इंटरनली एटलीस्ट कुछ लिमिट्स हो कि वो 20-25% के ऊपर इक्विटी में नहीं जाएंगे। तो इक्विटी सेविंग में थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर, थोड़ा आर्बिट्राज और डेट, ये तीनों का मिक्स होता है और इसमें टैक्सेशन जो है वो इक्विटी की होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। किस कैटेगरी में आप जैसे कोटक इक्विटी सेविंग को देख सकते हैं। फिर जैसे पूनम ने कहा कि बैलेंस एडवांटेज, मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली अगर आप 3 साल या उससे ज्यादा की बात कर रहे हो, तो वहां पे ICICI थ्रू बैलेंस एडवांटेज आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पैसा डेट में भी रहे इसके साथ साथ, क्योंकि वो हर एक इन्वेस्टर की प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप मे बी कोई शॉर्ट टर्म डेट फंड देख सकते हैं, जहाँ पे HDFC शॉर्ट टर्म डेट इज वन ऑफ द ऑप्शंस जिसका आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तीनों का मिक्स बना के अपने टाइम होराइजन के हिसाब से आप पोर्टफोलियो बनाइए, क्योंकि ये जो मीडियम टर्म के जो गोल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने शुरुआत में कहा, ये वही चीजें हैं जो शायद अपने वर्किंग लाइफ में आप नहीं कर सकते और आज आप करना सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख के अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, ताकि आप उन सभी चीजों को कर सके अपनी ड्रीम रिटायरमेंट के समय पे करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये रही अब तक 3 बकेट में से 2 बकेट की स्ट्रैटेजी, आप कैसे शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म तक के गोल्स को एड्रेस कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद के। लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आपको करनी है, तो क्या आप पूरा इक्विटी का पोर्टफोलियो बना सकते हैं? मतलब 60 के बाद इक्विटी कितना है सही, इस पर भी रहेगी खास चर्चा। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। रिटायरमेंट की 3 बकेट स्ट्रैटेजी, इस पर चल रही है खास चर्चा। हेमंत रुस्तगी और पूनम रूंगटा हमारे साथ हैं। पूनम, रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग में खास तौर पर काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए डिजाइन किए गए हैं। राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑप्शंस टू म्यूचुअल फंड के जो ऑप्शंस हैं, जहां पर आप पैसा भी बन सकता है, और ट्रेडिशनली जो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा आप कंजर्वेटिव यूजुअली जो निवेशक है वो सोचने की शुरुआत करते हैं। कौन सा जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपका पसंदीदा है ये बताइए, क्योंकि जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी है, कुछ LIC की पॉलिसीज भी है, पेंशन प्लान भी, एन्युटी प्लान जिन्हें कहते हैं वो भी है। तो यहाँ पर कहाँ पर फोकस किया जा सकता है? ये जो प्लानिंग का फेज है ना, रिटायरमेंट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक की हम अगर रिटायरमेंट सिक्योर कर दें और वो कंफर्टेबली अपना रिटायरमेंट पीरियड कर सके, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट वैल्यू वी कैन ऐड टू देयर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो मैं ऐसा समझती हूँ कोई एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता रिटायरमेंट के लिए। आपको एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे हम एक्यूमुलेशन फेज में एक मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं एज पर योर टाइम होराइजन ऑफ द गोल्स, इसमें हमने पहले ही अंडरस्टैंड किया है कि हमें शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं रिटायरमेंट में भी। तो हमें ये तीनों गोल्स को करने के लिए डिफरेंट टाइप के पोर्टफोलियो डिजाइन करना होगा। वो जो एक्यूमुलेशन फेज वाला पोर्टफोलियो यहाँ डुप्लीकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी यहाँ इनकम बंद हो जाती है और हमें उस कॉर्पस में जगल करना है। तो हमें एक डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो बनाना होगा, जिसमें हमने शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए तो बात करी कि हम उसमें लिक्विड फंड्स हुए, और मीडियम टर्म में हम वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं। अब वही लॉन्ग टर्म की जब बात आती है, क्योंकि मीडियम और शॉर्ट टर्म के गोल्स जब पूरे होंगे और पैसे खत्म होंगे, तो उसको आप रिप्लेस कहाँ से करेंगे? उसमें पैसे डालने के लिए आपके पास इनकम नहीं है, उसको आपको इसी पैसे में से वापस रिप्लेस करना होगा। तो जो लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो हमें इन्फ्लेशन को ध्यान रखनी है। तो मिक्स करके जब सारा प्रोडक्ट का बास्केट बनेगा, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के गोल्स को आप बखूबी पूरा कर सकते हैं और एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट पा सकते हैं। तो इसी पूरी प्लानिंग में एक तो मुझे लगता है कुछ लॉक्ड इन प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है, क्योंकि होता ये है स्वाति की जब रिटायरमेंट फेज होता है, आपके बाकी सब खर्च पूरे हो गए, आपको खाली खुद के लिए खर्च करता है, तो आपके बच्चों को या किसी को भी ऐसे फैमिली में बहुत इमरजेंसी आई, तो आपके पास इतनी लिक्विडिटी है, तो यू टेंड टू गिव अवे योर मनी ऑन अ इमोशनल कोशेंट की चलो बच्चों को मदद कर दे, और उनकी इमरजेंसी टेकन केयर ऑफ, समय निकल जाता है, मगर यू आर लेफ्ट विद लेस मनी
और वो मनी आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हुए आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। इसलिए LIC के कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, स्पेशली जीवन शांति, जो एक डिफर्ड एन्युटी प्लान है जिसमें पैसा लॉक होता है आपके भले के लिए। बहुत लोग इसको नेगेटिव मानते हैं कि हम हमारा पैसा लॉक क्यों करें, क्योंकि आप ये सच्चाई मान लें कि after all, at the end of your life, you're going to leave everything for your nominee, your children, or whoever is left behind. तो अभी से आप उनके नाम पे जब तक आप हैं, आप उसका फायदा उठाएं। और आप अगर 5 साल का भी डेफरमेंट रखते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग, यानी आप 60 में अगर रिटायर होते हैं और 5 साल का डेफरमेंट 5 इयर्स का रखते हैं, तो आपको 9.5% से ज्यादा की लाइफ लॉन्ग एन्युटी मिलेगी और आपके जाने के बाद कॉर्पस आपके नॉमिनी को मिलेगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट, और साथ में ही जो सीनियर सिटीजन की आपने बात करी, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है अमंग सीनियर सिटीजन। तो अगर उसमें लिमिट है सिर्फ 30 लाख की, तो 30 लाख का आप उसमें जरूर निवेश करें। उसमें आपको क्वार्टरली रिटर्न्स मिलते हैं और इंटरेस्ट पे आउट क्वार्टरली है, और आपको 5 साल तक का उसमें लॉक इन। तो 5 साल के बाद आप चूज कर सकते हैं आपको कौन से प्रोडक्ट में जाना है। तो डेट प्रोडक्ट्स की बात होगी, मगर इक्विटी बहुत जरूरी है इस फेज में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है और आपकी कंफर्टेबल रिटायरमेंट लाइफ के लिए तो आपको इक्विटी को जरूर शामिल करना है इस फेज के लिए। तो मुझे लगता है इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ कंजर्वेटिव एंड अग्रेसिव फंड्स, ताकि आप सब तरीके से, सब तरह से एक छतरी बना सके जो आपको कोई भी तरह की सिचुएशन की बारिश से बचा पाए ड्यूरिंग रिटायरमेंट। एब्सोल्युटली। और मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि आपने इक्विटी का जिक्र किया। हेमंत जी, 60 के बाद इक्विटी कितना प्रोपोर्शन रहना चाहिए, क्योंकि आपको कैपिटल भी प्रोटेक्ट करना है, महंगाई को भी मात देनी है। तो कैसे फंड से इक्विटी का एक्सपोजर इस स्टेज में एक निवेशक ले सकते हैं? देखिए स्वाति, जब भी हम एलोकेशन की बात करते हैं तो कुछ सम रूल्स होते हैं, पर मेरा हमेशा ही मानना है कि सम रूल्स बहुत लिमिटेड होते हैं, इन द सेंस कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखते। मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जब हम इनकम जनरेशन या ग्रोथ की बात करते हैं तो ये जो पोर्टफोलियो आपका वो मिक्स होना चाहिए, जिसमें ट्रेडिशनल ऑप्शन भी हो और मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स भी हो। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली जब हम रेगुलर इनकम जनरेशन की बात करते हैं रिटायरमेंट के बाद, एक बहुत ही स्मार्ट तरीका जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि अमर्ज हो रहा है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले साल में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जहां पे आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स यानी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो और डिस्पाइट द फैक्ट कि आप किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में हो, आप एक फिक्स अमाउंट वहां से निकाल सकते हो अपनी इंस्ट्रक्शन देके बैंक को, तो म्यूचुअल फंड को, और साथ ही आपका पैसा ग्रो भी करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट जैसे एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स, वो मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में। ऑफकोर्स वो मिक्स होना चाहिए उनका और ट्रेडिशनल ऑप्शंस का। तो वहां पे जैसा मैंने कहा कि एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है, स्पेशली अगर आपको SWP सेटअप करना है तो वहां पे देख सकते हैं आप कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड या फिर ICICI इक्विटी एंड डेट फंड। साथ ही कुछ इक्विटी फंड मुझे लगता है वो रिटायरमेंट के बाद भी होने चाहिए, लेकिन ये ऐसे फंड होने चाहिए जहां पे बायस जो है वो लार्ज कैप की तरफ हो। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जैसे लार्ज एंड मिड कैप की बात करूं तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप जहां पे प्रीडोमिनेंटली पैसा जो है लार्ज कैप में जाता है, वहां पे निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप। और एक और कैटेगरी जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है इस स्पेशली, वो है मल्टी एसेट फंड, जहां पे मिनिमम 3 एसेट क्लासेस में पैसा इन्वेस्ट होता है। वहां पे अगर चाहे तो जैसे ICICI मल्टी एसेट फंड है, तो ये कुछ ऐसे फंड है जो आप मिक्स करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, चाहे वो इनकम जनरेशन हो, चाहे वो ग्रोथ हो, या फिर दोनों। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितना प्रोपोर्शन, वो जैसा मैंने कहा वो आपकी जरूरत के हिसाब से, अपनी कितनी आपको कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऐसे रिटायरी हैं जिनके पास पेंशन है तो शायद इनकम जनरेशन की इतनी आपको रिक्वायरमेंट ना हो, तो आप फिर फोकस जो है वो ग्रोथ पे कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, काफी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको चुनना। जी, तो आपकी जो रिटायरमेंट के बाद का पोर्टफोलियो है वो आपके रिटायरमेंट के पहले का ही कुछ एक्सटेंशन होगा, कुछ बदलाव करने की जरूरत है, कुछ नए सिरे से प्लानिंग की जरूरत है, नए गोल्स के हिसाब से। इसलिए उस पे हमने चर्चा की हमारे 2 एक्सपर्ट्स के साथ, हेमंत जी और पूनम। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी।